Hello everyone, welcome back to Sanj Academy. This is Miss Sandhya and today we are going to study part 2 of polynuclear and heteronuclear aromatic compounds. So part 1 में हम लोगों ने इसकी definitions और example को study किया था और part 2 में हम उन examples की electrophilic, nucleophilic substitution reactions, chemical and physical properties one by one करके देखने वाले हैं. तो सबसे पहले चलते हैं हम हमारे syllabus की तरफ. सो सिलेबस में हम देखें तो हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विद रेफरेंस टू देयर इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. तो आज की क्लास में स्पेसिफिकली हम लोग नैप्थलीन के बारे में ये सारी ही चीजें स्टडी करने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं. तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास नैप्थलीन के कुछ प्रॉपर्टीज बताई गई हैं. वन मोर थिंग दैट आई हैव टू मेंशन इज कि ये हमारा बीएससी 6th सेम का सिलेबस है एंड यूनिट नंबर 4. सो हियर वी कैन सी दैट हमारे पास नैप्थलीन के कुछ प्रॉपर्टीज बताई गई हैं. सबसे पहली बात यहाँ पे की गई है दैट फ्यूज्ड एंड कंडेंस्ड रिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन. तो फ्यूज्ड रिंग का क्या मतलब है? जब एक से ज्यादा बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज होती हैं, मिक्स होती हैं, तो यहाँ पे उसी बात को लिखा गया है फ्यूज और कंडेंस्ड रिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन. जिस तरीके से हमारी एक बेंजीन रिंग है, अगर हम इसके साथ एक और बेंजीन रिंग को अटैच कर दें तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? दैट दीज टू रिंग्स आर फ्यूज्ड टुगेदर. सो यही बात यहाँ पे लिखी गई है. सेकेंड पॉइंट को अगर हम देखें तो यहाँ पे यही लिखा है कि कंटेन मोर देन वन रिंग. एक से ज्यादा रिंग होनी चाहिए इसमें. हैव टू कार्बन एटम शेयर्ड विद टू रिंग्स. देखो यहाँ पे ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन इन दोनों ही रिंग में शेयर किया गया है. ठीक है. और ये लोग एरोमेटिक होने चाहिए. दैट मीन्स कि जो एरोमेटिसिटी की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारे ही यहाँ पे फॉलो होनी चाहिए. नैप्थलीन मॉलिक्यूल्स कैन बी व्यूड एज फ्यूजन ऑफ पेयर ऑफ बेंजीन रिंग्स. हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो नैप्थलीन रिंग होती है वो दो बेंजीन रिंग्स का फ्यूजन होती है. ठीक है. सो एज सच नैप्थलीन इज क्लासिफाइड एज अ बेंजीनॉइड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. अब इसका क्या मतलब है? पॉलीसाइक्लिक मतलब एक से ज्यादा इसमें रिंग्स हैं. ठीक है. और ये क्या है? एरोमेटिक है. इसके अलावा अगर आपको हमारा पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन एक्चुअल में क्या होता है उसकी डेफिनेशन के लिए आपको इसका पार्ट 1 देखना पड़ेगा. पार्ट 1 में हम लोगों ने इस चीज को बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. सो आगे बढ़ते हैं. सो अब यहाँ पे आप देखो कि ये हमारे पास क्या है? हमारे पास नैप्थलीन का स्ट्रक्चर है और इसमें हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं कार्बन की नंबरिंग्स. आप इस साइड से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते थे. ठीक है. सो यहाँ पे नंबरिंग कुछ इस तरीके से की गई है 1 2 3 4 5 6 7 8. इसको 9th कार्बन कहते हैं और इसको 10th कहते हैं. ठीक है. बट यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है और ये वाला जो कार्बन है इसके वैलेंसीज मतलब फुल्ली सेटिस्फाइड है. यहाँ पे कोई भी अदर ग्रुप आके नहीं लग सकता, इसलिए इनको नंबरिंग मैंने यहाँ पे नहीं दी है. सो इस पोजीशन को कहा जाता है अल्फा पोजीशन और इस पोजीशन को कहा जाता है बीटा पोजीशन. तो इस तरीके से इस नैप्थलीन में 4 अल्फा पोजीशंस होती हैं और 4 बीटा पोजीशंस होती हैं. ठीक है. अब अल्फा और बीटा का सिग्निफिकेंस क्या है यहाँ पे कि अल्फा और बीटा पोजीशन पे जो इलेक्ट्रोफिलिक जो रिएक्शन होती है वो अलग तरीके से होती है. ठीक है. अल्फा पोजीशन पे अलग तरीके से और बीटा पोजीशन पे अलग तरीके से. ये हम जब लास्ट में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे तब इसके बारे में हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है. उसके बाद ये यहाँ पे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में क्या हुआ है? सिर्फ ये जो पाई बॉन्ड्स है इनका डीलोकलाइजेशन दिखाया गया है. ठीक है. डीलोकलाइजेशन में क्या होता है कि जो डबल बॉन्ड होते हैं ये अपनी पोजीशन से शिफ्ट होते हैं कुछ इस तरीके से. तो अगर फर्स्ट स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है तो सेकंड वाला इस तरीके से होगा, फिर ये और डीलोकलाइज होंगे और कुछ इस तरीके से होगा. ठीक है. अब यहाँ पे हमारे पास कुछ इसकी डेफिनेशंस लिखी गई. ये जो थ्योरी है ये मैंने इसलिए लिखी है ताकि आपको पता हो कि अगर पेपर में आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहा है कि नैप्थलीन और उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में बताइए तो आपको क्या लिखना है. आपको बिल्कुल यही चीजें लिखनी है एज इट इज. ठीक है. सो यहाँ पे बताया गया द 8 कार्बन्स कैन दैट आर नॉट शेयर्ड इन द 2 रिंग्स कैरी 1 हाइड्रोजन एटम. देखो ये 2 कार्बन है, ये क्या है? रिंग्स में शेयर्ड है, तो इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं हो सकते क्योंकि इनकी चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है. इसके अलावा जो बचे हुए 8 कार्बन हैं इनमें हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन लगे हुए हैं. ठीक है. तो यही बात यहाँ पे लिखी है 1 हाइड्रोजन एट ईच एटम. फॉर द पर्पस ऑफ द स्ट्रक्चर IUPAC nomenclature of derived compounds, those 8
atoms are numbered from 1 to 8 in sequence around the perimeter of the molecule. अब यही चीज यहाँ पे बताई है कि 1 से 8 में ये नंबर्ड है इन सीक्वेंस, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बताया गया द शेयर्ड कार्बन्स आर लेबल्ड एज 4A between 4 and 5 and 8A between 8 to 1, ठीक है। इसके आगे अब हम इनकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। सो द मॉलिक्यूल इज प्लेनर एज वी ऑल नो, क्योंकि ये एक एरोमेटिक रिंग है तो प्लेनर तो होगी। बेंजीन रिंग प्लेनर होती है, उसी तरीके से नैप्थेलिन भी प्लेनर है। तो यहाँ पे यही बताया गया द मॉलिक्यूल्स प्लेनर लाइक बेंजीन। अनलाइक बेंजीन द कार्बन कार्बन बॉन्ड इन द नैप्थेलिन आर नॉट इन द सेम लेंथ। जैसे कि बेंजीन में जितने भी सारे कार्बन होते हैं उनकी बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है, बट इस केस में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो हमारे कार्बन है C1 C2, ये वाला जो कार्बन है C1 C2, इसकी बॉन्ड लेंथ C3 C4 C5 C6 और C7 C8, इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.3 एंगस्ट्रॉम है। उसी तरीके से C2 C3 C6 C7 की 1.42 है। अगर आप इन्हें ध्यान से देखें तो जो डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में उनकी बॉन्ड लेंथ शॉर्टर है, और जो सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में उनकी बॉन्ड लेंथ लॉन्गर है एज ऑलवेज, क्योंकि डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होती है और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी उससे लॉन्गर होती है। इसी चीज को यहाँ पे बताया गया है। और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इसकी बताई गई दैट दिस इज अ प्लेनर स्ट्रक्चर जस्ट लाइक बेंजीन। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमें, जैसे कि हमने इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखे थे नैप्थेलिन के, उसके बारे में हमें कुछ पॉइंट्स बताए गए। बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेंस द मॉलिक्यूल हैज बायलैटरल सिमेट्री अक्रॉस द प्लेन। अब यहाँ पे ये टर्म बायलैटरल सिमेट्री समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ अक्रॉस द प्लेन शेयर्ड बिटवीन द कार्बन पेयर as well as across the plane that bisect the bond C2 C3 C6 C7 and across the plane of the carbon atom. Thus there are two set of equivalent hydrogen atoms, the alpha positions numbered 1 4 5 8 and the beta positions 2 3 6 7. Two isomers are then possible for monosubstituted naphthalene corresponding to substitution at alpha or beta position, ठीक है। अब ये जो पूरी महाभारत लिखी है इसको हम सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से हम उस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। सो दिस इज अ 3D मॉडल ऑफ नैप्थेलिन, ठीक है। 3D मॉडल इस तरीके से है कि इसमें हम लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है कि ये हमारा कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब इस बात को हम समझते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला था कि बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री का क्या मतलब होता है कि अगर मैं इसको यहां से कट करूं, ठीक है, दैट मीन्स इस तरीके से बायलैटरली अगर मैं इसे कट करूं तो आप देखोगे कि ये वाला इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये वाला इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये वाला इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है और ये वाला इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, और ये वाले आपस में ये बीच से कट हो जा रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे बायलैटरल सिमेट्री का यही मतलब है कि जब हम इसे इस तरीके से कट करें प्लेन में तो ये जो बाकी कार्बन से एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज आवर बायलैटरल सिमेट्री। उसके बाद इन्होंने बताया कि अगर हम इसे इस तरीके से बाइसेक्ट करें, यहाँ पे एक बार और लिखा है, तो हम क्या देखते हैं, अगर हम इसे ऐसे बाइसेक्ट करते हैं, अब नंबरिंग देखो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 and 8, ठीक है। नंबरिंग से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। C2 C3 बॉन्ड यहाँ से कट हो रहा है, उसी तरह से C7 और C6 बॉन्ड यहाँ से कट हो रहा है। इसी बात को यहाँ पे लिखा गया है कि अगर हम इसे along the plane ऐसे बाइसेक्ट करते हैं between the bonds C2 and C3 and C6 and C7, तब भी हम देखते हैं कि सिमिलर जैसे कि पहले हुआ था जब हम इसे बायलैटरली कट कर रहे थे तो C1 और C8 बॉन्ड एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे थे, C2 और C7 बॉन्ड एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे थे, इसी तरीके से 3 वाला 6 को, 4 वाला 5 को, उसी तरीके से हम इसको अक्रॉस द प्लेन ऐसे भी बाइसेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको दो तरीके से हम अपनी नैप्थेलिन रिंग को बाइसेक्ट कर सकते हैं। और इसी के बेसिस पे फिर हमें बताया गया है कि इनकी पोजीशंस के बारे में, कि इसको हम लोगों ने अल्फा कहा था और इसको भी अल्फा कहा था। इसमें टोटल 4 अल्फा होते हैं और 4 ही बीटा कार्बन होते हैं, ठीक है। सो 2 isomers are then possible for monosubstituted naphthalene corresponding to the substitution at alpha और बीटा पोजीशन। अब यहाँ पे 2 isomers पॉसिबल है। अब यहाँ पे क्या बताया गया कि अगर हम इसे मोनोसब्स्टिट्यूटेड नैप्थेलिन मतलब एक सब्स्टिट्यूशन हम लगा दें तो किस तरीके का स्ट्रक्चर बन सकते हैं। सपोज कि मैंने यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन लगाया एक नाइट्रो ग्रुप का, ठीक है। नाइट्रो ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन अगर मैंने इस पोजीशन पे लगाया, ठीक है, इस पोजीशन पे, तो हम क्या देखते हैं कि अगर आपने यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन लगाया है
और उसी तरीके से मैं एक और यहाँ पे मॉलिक्यूल बनाती हूँ नैप्थेलीन का, और यहाँ पे एक नाइट्रो ग्रुप लगा देती हूँ, ठीक है। तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे अगर आप एक नाइट्रो ग्रुप सब्स्टिट्यूट करते हो या फिर यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों ही अल्फा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूटेड है। इसी तरीके से अगर आप इन चारों में से किसी भी अल्फा पोजीशन पे एक नाइट्रो ग्रुप लगाओगे तो वो चारों ही स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। क्योंकि ये कैसे हैं, ये बायलैटरली भी सिमेट्री क्रिएट कर रहे हैं, और अगर हम इन्हें अक्रॉस द प्लेन इस तरीके से बाइसेक्ट करें तब भी ये सिमेट्री दिखा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप एक नाइट्रो ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करते हो अल्फा पोजीशन पे तो वो चारों ही उसके स्ट्रक्चर से सेम होंगे। उसी तरीके से अगर आप एक बीटा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट करते हो नाइट्रो, तो किसी भी बीटा पोजीशन पे आप सब्स्टिट्यूट कर दो वो चारों स्ट्रक्चर भी सेम होंगे। इसी वजह से यहाँ सिर्फ दो ही आइसोमर्स पॉसिबल हैं फॉर अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड नैप्थेलीन, आइदर एट द बीटा पोजीशन और एट द अल्फा पोजीशन। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आई होप मेरी स्पीड ज्यादा नहीं होगी। इफ यू थिंक सो आप इसको स्लो भी कर सकते हो, या फिर मुझे कमेंट में बता सकते हो कि मैम आप थोड़ा सा धीरे बोला करिए। सो अब इसके बाद हम आते हैं आगे हावर्थ सिंथेसिस के बारे में, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। आई होप कोई स्लाइड छूटी नहीं है, एक बार रीचेक कर लेते हैं। ओके, वी हैवंट मिस्ड एनी स्लाइड। तो अब हमें पढ़ना है हावर्थ सिंथेसिस के बारे में, ठीक है। हावर्थ सिंथेसिस क्या है, ये है एक मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नैप्थेलीन, ठीक है। अभी हम क्या देख रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ नैप्थेलीन। हावर्थ सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। बाय फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक बेंजीन रिंग लेते हैं और एक एनहाइड्राइड लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सक्सेनिक एनहाइड्राइड बोलते हैं, ठीक है। और ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है बिकॉज इट वाज happening in the presence of anhydrous AlCl3, ठीक है। तो अब इस एनहाइड्राइड ग्रुप में क्या होगा, आप चाहो तो ये वाला CO बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो या तो ये वाला CO बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। सो आइदर वन ऑफ द CO बॉन्ड्स विल ब्रेक डाउन। यहां से अगर हम इसे ब्रेक डाउन करें तो होगा क्या, यहाँ पे एक O- जनरेट होगा और यहाँ पे एक C पॉजिटिव जनरेट होगा। तो ये जो इन बेंजीन में से कोई भी एक हाइड्रोजन यहाँ से टूट जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन अगर यहाँ से टूटता है तो यहाँ क्या बन जाएगा, H+ बन जाएगा। वो H+O के साथ चला जाएगा तो यहाँ OH आ जाएगा, और जो बचा हुआ यहाँ पे हमारे पास बेंजीन रिंग में ये वाला जो कार्बन था वो इस कार्बन से जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली बात तो क्लियर हो गई कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है और ये सक्सेनिक एनहाइड्राइड का ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। सो H विल गो हियर एंड OH बन जाएगा, और ये जो हमारी बेंजीन रिंग थी वो यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगी। तो हमारे पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मिल जाता है। इसका नाम क्या है, 3-बेंजोइल प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड क्यों, देखो इसके लिए आपको थोड़ी सी IUPAC आनी चाहिए। तो हम हमेशा बेंजोइक एसिड को ही, बेंजोइक एसिड दैट मींस कार्बोक्सिलिक एसिड को ही हम प्रायोरिटी देते हैं। तो आप देखो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो इसके कार्बन को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, ठीक है। और ये पूरा का ही पूरा जो हमारा ग्रुप है इसको हम लोग बेंजोइल ग्रुप कहेंगे, ठीक है। तो अब देखो 1 2 3 दैट मींस प्रॉप हो गया, तो यहाँ से हमें प्रोपेनोइक मिल गया, और थर्ड पोजीशन पे ये बेंजोइल ग्रुप लगा हुआ है, इस वजह से इसका नाम क्या बना, 3-बेंजोइल प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। तो हमें ये मिल गया। हमारा एम क्या है, हमारा एम है नैप्थेलीन को अचीव करना। इसके आगे अब हम रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक Hg और HCl। इसको लेने का क्या पर्पस है, ये हमारा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं, ठीक है। ये हमारा एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, दैट मींस यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो अब आपने क्या देखा कि ये जो CO, ये जो कीटो ग्रुप है ना, ये जिंक और Hg के प्रेजेंस में रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस होके हमें क्या देता है, CH2 ग्रुप देता है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, इस CO बॉन्ड को रिड्यूस कर दिया, और हमारे पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है। अब इसकी नेमिंग भी देख लेते हैं, तो इसकी भी उसी तरीके से नेमिंग होगी, पहला कार्बन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, 4 कार्बन है। नेमिंग हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड से स्टार्ट होगी, तो हम इसे बोलेंगे ब्यूटेनोइक बिकॉज 4, 1 2 3 4 ब्यूटेनोइक एसिड। और ये हमारा जो फिनाइल रिंग है ये कहाँ पे लगी है, 4th पोजीशन पे लगी है, तो 4 फिनाइल ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। जिंक Hg का काम हमें समझ में आ गया, इसने क्या किया है, कीटो, ये जो ग्रुप है यहाँ पे कीटो ग्रुप, इसको रिड्यूस कर दिया है, ठीक है। इसके आगे अब हमारी रिएक्शन होगी किस तरीके से, यहाँ पे हमने लिया है कंसेंट्रेटेड H2SO4। सो कंसेंट्रेटेड H2SO4 क्या करता है,
वाटर का रिमूवल करता है, दैट मीन्स डिहाइड्रेशन करता है। तो यहाँ से क्या होगा, वाटर का रिमूवल होगा। तो वाटर कैसे निकलेगा, यहाँ से ये H2O रिमूव हो जाएगा और ये कार्बन आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो बॉन्ड बन जाएगी, तो हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा। इसको कहते हैं अल्फा टेट्रालोन। क्या कहते हैं, अल्फा टेट्रालोन कहते हैं। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे भी सिमिलर कंडीशन है, हमारे पास एक कीटो ग्रुप है जिसकी हमको भी जरूरत नहीं है, इसको भी हम रिड्यूस कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड HgNHCl। तो ये रिड्यूस होके हमको क्या दे देगा, CH2 दे देगा। और अब हमारे पास जो स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं टेट्रालाइन। ठीक है, अब आप देखो ये बिल्कुल नैप्थलीन बनने ही वाला है, बस इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, तो हमें किसकी जरूरत है, डबल बॉन्ड की जरूरत है। तो हम लेते हैं सेलेनियम और PD और हीट करते हैं। हीट करने से क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन्स रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन्स अगर हम यहाँ से हटा लेंगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में निकाल लेंगे, उसी तरीके से यहाँ से भी हाइड्रोजन्स निकाल लेंगे H2 के फॉर्म में, तो हमें यहाँ पे नैप्थलीन अचीव हो जाएगी एंड दैट इज आवर पर्पस। ठीक है, आई होप हार्वर्ड सिंथेसिस आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार हम फिर से रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास बेंजीन रिंग थी, एनहाइड्राइड ग्रुप था, कोई भी एक आप इसमें से ग्रुप यहाँ से CO बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो। अगर हमने यहाँ से CO बॉन्ड ब्रेक किया, ये H आके यहाँ जुड़ जाएगा और OH बन जाएगा, और ये वाली जो हमारी फिनाइल रिंग थी, जो हमारी बेंजीन रिंग थी, वो जाके यहाँ जुड़ जाएगी। ठीक है, तो ये हमको मिल गया। इसके बाद हमें क्या करना है, इस कीटो ग्रुप को रिड्यूस करना है, तो हम कोई रिड्यूसिंग एजेंट लेके इसको रिड्यूस कर देंगे, हमें CH2 मिल गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस वाटर को यहाँ से रिमूव करना है, तो हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में इसको रिड्यूस कर सकते हैं, तो हमने इसे रिड्यूस कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास एक और कीटो ग्रुप है, इसको भी हमें रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे, फिर से जिंक, Hg और HCl का यूज करेंगे, तो ये CO ग्रुप भी रिड्यूस हो जाएगी और हमें टेट्रालाइन मिलेगी। इसके बाद हम लोग सेलेनियम और PD के प्रेजेंस में इसे डिहाइड्रोजिनेट करा के अपना नैप्थलीन बना लेंगे। सो दिस इज द प्रोसेस। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर होगा, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम, अब हमारी देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी अपीयरेंसेस के बेसिस में होती हैं। ठीक है, जो हम उसको देख के ऑब्जर्व करते हैं उस बेसिस पे हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे पहला हमारा ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, दैट दिस इज कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। सेकेंड, इसके मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बताया गया, मेल्टिंग पॉइंट 80.26 डिग्री है, ये 0 नहीं है, ये डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, insoluble in water, soluble in benzene, ether, hot ethanol, sublime on heating and has a characteristic odor। इन सब में कुछ भी एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको रिमेंबर ही करनी होंगी। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात कर लेते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, दैट मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। सो ये पूरी थ्योरी है, थ्योरी के बाद हम जो थ्योरी में हम यहाँ पे रीड करेंगे उसी को फिर हम हमारी रिएक्शन में देखेंगे कि एक्चुअल में ये हुआ कैसे। ठीक है, सो सबसे पहले देख लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नैप्थलीन रिएक्ट्स मोर रेडिली देन बेंजीन। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट हमें क्या मिला है, नैप्थलीन और बेंजीन में नैप्थलीन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, chlorination, bromination of naphthalene produced without catalyst to give 1-chloro-naphthalene। अब यहाँ बताया गया है कि जो क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन की रिएक्शन होती है वो नैप्थलीन बिना किसी कैटेलिस्ट के कर लेता है। कैटेलिस्ट का यूज क्यों करते हैं, कैटेलिस्ट का यूज करते हैं रिएक्शन को जल्दी करवाने के लिए। ठीक है, ताकि हमारी रिएक्शन जल्दी से जल्दी हो। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि नैप्थलीन खुद में ही इतनी रिएक्टिव होती है कि उसको किसी कैटेलिस्ट की जरूरत नहीं होती, लाइक बेंजीन नीड्स कैटेलिस्ट टू परफॉर्म द सेम रिएक्शन। ठीक है, respectively. Likewise, whereas both benzene and naphthalene can be alkylated using Friedel-Crafts reaction, naphthalene can also be easily alkylated by reaction with alkene or alcohol। यहाँ पे कुछ रिएक्शन बताई जा रही हैं कि naphthalene ये रिएक्शंस कर सकती हैं और सिमिलरली बेंजीन भी कुछ रिएक्शंस कर सकते हैं, यही चीज यहाँ बताया गया है, यूजिंग सल्फ्यूरिक और फोस्फोरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट। अब यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल अटैक एट 1 मतलब अल्फा पोजीशन। जो इलेक्ट्रोफाइल होता है ना, मैंने बताया था ना अल्फा और बीटा पोजीशन की कुछ सिग्निफिकेंस है, वो यही सिग्निफिकेंस है कि जो हमारे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं उन्हें पसंद होता है अल्फा पोजीशन पे अटैक करना। क्यों पसंद होता है वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, सो जो हमारे इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं उनको अल्फा पोजीशन पे अटैक करना पसंद है, बिकॉज एट अल्फा पोजीशन देयर आर 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स and which
4 of the structure retain its aromaticity, whereas at beta position beta substituted product there are only 6 resonating structure and 2 of them are aromatic. ठीक है, अब देखो इस बात का क्या मतलब है, तो हमारा एम क्या होता है, हमें प्रोडक्ट चाहिए, स्टेबल चाहिए, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि अगर एक इलेक्ट्रोफाइल अल्फा पोजीशन पे अटैक करेगा तो पहली बात तो वो 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएगा, ठीक है। रेजोनेंस तो पता ही होगा कि किस तरीके से होता है, ठीक है। सो 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएगा, जिसमें से अगर आप उन 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करोगे तो उसमें से जो 4 होंगे वो एरोमेटिक होंगे, एरोमेटिसिटी को रिटेन करेंगे। वहीं अगर बीटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, कम बन रहे हैं। अब ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबिलिटी, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ 6 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं और उसमें से सिर्फ 2 ही अपनी एरोमेटिसिटी को रिटेन करेंगे। तो अब बहुत ही फेयर हमारा कंपैरिजन हो गया, 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, स्टेबल हो गए, 6 बन रहे हैं तो कम बन रहे हैं। उसी तरीके से 7 में 4 अपनी एरोमेटिसिटी को रिटेन कर रहे हैं और यहाँ 6 में से सिर्फ 2 ही अपनी एरोमेटिसिटी को रिटेन कर रहे हैं। अभी ये पूरा थ्योरेटिकल लग रहा होगा, अब हम इसी को जब देखेंगे हमारी रिएक्शन में कैसे हो रहा है तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो चलो इसको देखते हैं रिएक्शन में, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, एक बार ये जो ऊपर रिएक्शन हो रही है ना, यहाँ तक यहाँ पे मैं कैसे लाइन खींचती हूँ, ये जो ऊपर रिएक्शन हो रही है ना, ये किसके लिए हो रही है, ये अल्फा पोजीशन पे हो रही है, ठीक है। और ये जो नीचे वाली है ना, ये बीटा पोजीशन पे हो रही है। तो अभी जो हमने बात देखी कि कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, कितने स्टेबल होते हैं, उस चीज को यहाँ पे हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, मतलब कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, अल्फा पोजीशन पे हमारे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाया। तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कैसे होगा, सबसे पहले ये वाली बॉन्ड टूटेगी, ठीक है, एक पे पॉजिटिव आएगा, एक पे नेगेटिव आएगा। तो सपोज अगर हम अल्फा पोजीशन पे अटैक करा रहे हैं, अल्फा मतलब यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल लगना चाहिए, तो इलेक्ट्रोफाइल तो पॉजिटिव है और पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव के पास जाता है, तो यहाँ माइनस चार्ज होना चाहिए और यहाँ होना चाहिए प्लस चार्ज, ठीक है। वही हुआ, यहाँ पे माइनस चार्ज क्रिएट हो गया, वो माइनस चार्ज पे जाके ये इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक कर दिया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। अब इसे ध्यान से देखो, इसी के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये पूरे रिंग में रोटेट होगा और इसकी पोजीशन बदलेगी। जैसे अब ये यहाँ पे है ना, थोड़ी देर बाद यहाँ पे आएगा, उसके बाद फिर यहाँ पे आएगा, उसके बाद यहाँ पे, और ऐसे करके ये 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएगा। अब ये आप खुद बनाने की कोशिश करना कि 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, उसमें से 4 एरोमेटिक होंगे। हम आपको सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, ठीक है। तो देखो इसका कॉन्सेप्ट कैसे है कि सबसे पहले ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ है तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगी, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा और कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। उसके बाद आप आगे देखोगे कि ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि यहाँ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एक यहाँ से H प्लस, जो यहाँ पे एक H लगी थी ना, वो निकल जाएगी तो यहाँ माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस आपस में बॉन्ड बना लेंगे और कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा जो रेजोनेंस है ना, ये वन डायरेक्शनल है, ठीक है, मतलब एक तरफ ही हमारे जो बॉन्ड से जा रहे हैं। इसका कंपैरिजन हम अभी करते हैं, ठीक है। देखो किस तरीके से बीटा पोजीशन पे अगर हम सेम चीज कराते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस चार्ज यहाँ लाना होगा। तो अगर माइनस चार्ज यहाँ आएगी तो प्लस चार्ज यहाँ पे जाएगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। देखो अगर हमें यहाँ पे चाहिए हमारा इलेक्ट्रोफाइल, तो हमारे को यहाँ पे नेगेटिव चार्ज चाहिए, तो बॉन्ड टूटी, माइनस चार्ज यहाँ आया, प्लस चार्ज यहाँ पे आया। हमने क्या देखा, ये इलेक्ट्रोफाइल अब यहाँ पे अटैक कर रही है तो यहाँ बॉन्ड बना लिया कुछ इस तरीके से और प्लस चार्ज यहाँ आ गया। अब ये प्लस चार्ज क्या हुआ, जब ये यहाँ पे रोटेशन में आया, रेजोनेंस हुआ, तो कुछ इस तरीके से ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुई और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब ये वाली पॉजिटिव चार्ज और ये वाले स्ट्रक्चर, इन दोनों स्ट्रक्चर में हमको कंपैरिजन करना है, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर, इसको मैं यहाँ पे फिर से बना देती हूँ। और ये तो बना ही हुआ है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये डबल बॉन्ड तो यहाँ आ नहीं सकती, सिर्फ यही है जिसके साथ रेजोनेंस में आ सकती है। तो जब ये डबल बॉन्ड इसके साथ रेजोनेंस में आएगी तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। इस वाले में देखना, ठीक है, इस वाले में
कुछ इस तरीके से। बट इस केस में ये दोनों ही डबल बॉन्ड्स हैं जो इसके साथ कॉन्जुगेशन में आ सकती हैं। इस तरीके की सिचुएशन को क्रॉस कॉन्जुगेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रॉस कॉन्जुगेशन, ठीक है। एंड क्रॉस कॉन्जुगेशन इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। दैट मीन्स कि क्रॉस कॉन्जुगेशन बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। अगर आप, दो चीजें होती हैं, ठीक है, दो तरीके के कॉन्जुगेशन होते हैं रेजोनेंस में। एक तो होता है कुछ इस तरीके का से, ठीक है, दैट मीन्स ये डबल बॉन्ड इधर जाएगी, फिर ये इधर जाएगी, ये सिंगल डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो हम इसे समझ लो, हम इसे बोलते हैं कॉन्जुगेशन, इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन, या फिर सिंगल डायरेक्शन कॉन्जुगेशन, मतलब एक ही डायरेक्शन में हो रही है कॉन्जुगेशन। और एक और तरीके की कॉन्जुगेशन होती है जो कुछ इस तरीके से होती है। तो देखो ये डबल बॉन्ड है, ये इस तरफ जा सकती है और ये भी, अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगी है तो एक बार इससे भी, एक बार इससे भी। अब आप बताओ, ये डबल बॉन्ड 100% इस ही डायरेक्शन में जा रही है तो ये ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी, या ये 50% इधर जा रही है और 50% इधर जा रही है, तो ये 50-50 में डिवाइड हो गया। इस वजह से क्रॉस कॉन्जुगेशन जो होती है वो स्टेबिलिटी को घटाती है, और लीनियर कॉन्जुगेशन जो होती है वो स्टेबिलिटी को बढ़ाती है। तो अगर आप यहाँ ध्यान दोगे तो ये जो क्रॉस कॉन्जुगेशन है वो बीटा वाले केस में हो रही है। इसीलिए कहा गया था कि जो हमारे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं उनको अल्फा पोजीशन पे अटैक करना पसंद होता है बीटा के कंपैरिजन में। इसका सारा लेना देना सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स से ही है, ठीक है। सो अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा बनेंगे, उनमें से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एरोमेटिक होंगे, तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। दैट इज व्हाई एट अल्फा पोजीशन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हैपेंस, एंड वहीं बीटा पोजीशन पे इट डज नॉट यूजुअली अकर। सो आई होप अब आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब इसी में आप नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन कर सकते हो। करने के लिए आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है उसको बदलना है। इलेक्ट्रोफाइल बदल के आप अगर यहाँ पे एक हैलो ग्रुप ले रहे हो, एक Cl पॉजिटिव एक हैलो ग्रुप ले रहे हो, या एक नाइट्रो ग्रुप ले रहे हो, NO2 पॉजिटिव नाइट्रो ग्रुप ले रहे हो, या फिर HSO4 पॉजिटिव ग्रुप ले रहे हो, तो ये क्या करेगा? ये हमारा ये हेलोजिनेशन करा देगा, ये नाइट्रेशन करा देगा, ये सल्फोनेशन करा देगा। तो ये सारी ही रिएक्शंस होंगी और जो फेवरेबल प्रोडक्ट्स होंगे वो अल्फा पोजिशन होंगे। दैट मीन्स अल्फा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है। सो दैट्स इट। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। एंड दिस इज द पार्ट 2 जिसमें हम लोगों ने नैप्थलीन की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो था वो था हार्वर्ड सिंथेसिस को देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू सांझ अकेडमी। वी आर मेकिंग गुड वीडियोज एंड प्रोग्रेसिव स्लोली, और आप सबका सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए। और हमें सजेस्ट कीजिए कि क्या आपको 11th और 12th की वीडियोस भी चाहिए, तो मैं अपने चैनल पे सॉलिड स्टेट की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसको भी फिर से रीस्टार्ट करूं, और इसके साथ साथ ही क्लास 11 के भी वीडियोस लेके आऊं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।